हेलो दोस्तों। अगर आप बिहार बीएसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले आप ये वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में 18/12/2018 प्रीवियस ईयर का वो सारा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो द्वितीय पारी में पूछा गया है। तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ताकि आपको पता चलेगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सारे क्वेश्चन को आज हम करेंगे बिल्कुल डिटेल के साथ। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, इसका पीडीएफ जो है ना थोड़ा सा बेकार है, थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ से ये फ्रेश पीडीएफ है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। तो होम रूल लीग आंदोलन सबसे पहले जानिए कि इसको किसने चलाया था। तो होम रूल लीग आंदोलन जो चलाया था, ये दो आदमी चलाया था। कौन कौन चलाया था आप याद रखिएगा। एगो चलाया था बीजीटी, बीजीटी बोले तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। कौन चलाया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक कहाँ चलाया था? ये चलाया था महाराष्ट्र में। कहाँ कहाँ चलाया था? होम रूल लीग का स्थापना कहाँ किया था? महाराष्ट्र में। एनी बेसेंट ने कहाँ किया था? कलकत्ता में। कहाँ किया था? कलकत्ता में। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार में था मौलाना मजहरुल हक। अच्छा, वही पूछेगा कि होम रूल लीग का स्थापना किसने किया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कहाँ किया था? कलकत्ता में। पूछेगा महाराष्ट्र में किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक। कलकत्ता में पूछे किसने किया था, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का आप जब भी बात एनी बेसेंट का आए तो आप इसका दो गो पत्रिका का नाम याद रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये दोनों पत्रिका आप याद रखिएगा। चलिए, दूसरा नंबर का प्रश्न आपके सामने में है कि राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी स्थान पूछ रहा है कि कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ये स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली को हम लोग कहते हैं रेलियों का शहर। क्या कहते हैं? रेलियों का शहर। अच्छा, दिल्ली से और क्या क्वेश्चन निकाल सकते हैं? दिल्ली का अगर पुराना नाम पूछे तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो दिल्ली का पुराना नाम पूछे तो आपको बताना है इंद्रप्रस्थ। क्या नाम था भैया? इंद्रप्रस्थ नाम था। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर की प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, मोरक्को की राजधानी है। मोरक्को की राजधानी पूछ रहा है कि ये कहाँ है। तो मोरक्को की राजधानी कहाँ है भैया? तो है रबात। कहाँ है? रबात है। जब भी बात मोरक्को का हो तो आप एक क्वेश्चन एनी टाइम दिमाग में बिठा लीजिएगा। मोरक्को का पूछेगा कौन था, तो आपको बताना है इबन बतूता। क्या बताना है? इबन बतूता। काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। इबन बतूता। मोरक्को का निवासी कौन था? अफ्रीका के मोरक्को का निवासी कौन था? इबन बतूता। इबन बतूता पूछेगा कि किसके काल में भारत आया था। ये आता है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। अच्छा, इसका किताब का नाम पूछेगा कौन था, तो बताना है रेहला। क्या नाम था? रेहला। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बताते रहता हूँ। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग कहते हैं स्वपनशील बादशाह, अधर्मी सुल्तान, और कहते हैं विद्वान मूर्ख। इतने नामों से हम लोग इसको जानते हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? रबात था। आपको बताया पूरा डिटेल के साथ। दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99। वहाँ से आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सुपर सीरीज कोरिया ओपन महिला बैडमिंटन 2017 में किसने जीता। किसने जीता था? जो एच सुंग। ऑप्शन सी में है नोजोमी ओकुहारा। ऑप्शन डी में है ली हुन। तो इसको किसने जीता था? ऑप्शन ए पीवी संधू ने जीता था। किसने जीता था? तो पीवी संधू ने जीता था। दोस्तों, ये पीवी संधू जो है, ये भारत की महिला बैडमिंटन की खिलाड़ी है। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 12वां G20 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। 12वां G20 सम्मेलन पूछा, 12वां पूछ रहा है, तो ये कहाँ संपन्न हुआ था? ये हुआ था लंदन में। 12वां पूछ रहा है। अच्छा, पहले जो था ये G20 सम्मेलन, ये शुरू में था 7 गो। स्थापना का वर्ष कै गो था? 7 देश शामिल था, इसलिए इसको कहते थे G7। 7 से हुआ 8, 8 के बाद कितना हो गया? 20। अब तो और बढ़ करके 23 होने वाला है। अच्छा, इस बार पूछेगा कि हाल ही में G20 सम्मेलन पूछेगा कहाँ हुआ था, तो अपना देश भारत में हुआ था। आप ये बात याद रखिएगा कि अपना देश भारत में हाल ही में 2023 में G20 सम्मेलन कहाँ हुआ था? अपना देश भारत में हुआ था। आप एक ये बात याद रखिएगा। अच्छा, इसका क्या था? वासुदेव कुटुम्बकम, इसका क्या था? नारा था। आप ये भी बात याद रखिएगा। थीम था। ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है,
छठा नंबर का इसका तो क्या था, क्या हो जाएगा आंसर, इसका तो लंदन हो जाएगा आंसर। लेकिन हाल ही में 2023 में कहाँ हुआ था, तो भारत में हुआ था। आप ये बात याद रखिएगा। चलिए छठा नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है। बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले आप जानिए कि बिहार में कौन कौन सा नृत्य है। तो बिहार में कई प्रकार का नृत्य है। झिझिया भी बिहार का नृत्य है। कजरी भी कहाँ का नृत्य है, ये भी बिहार का नृत्य है। जुमारी भी कहाँ का नृत्य है, बिहार का नृत्य है। और एक तो है विदेशिया, कौन है, विदेशिया। मैं आपको इसका बता रहा हूँ, विदेशिया नृत्य पूछे ये कहाँ का है, ये भी है बिहार का है। अच्छा, बिहार में एक नृत्य काफ़ी फेमस है, लौंडा डांस। क्या है, लौंडा डांस दोस्तों, लौंडा डांस पूछेगा। लौंडा डांस का जो है लौंडा डांस का जनक कौन है, तो ये है लौंडा डांस का जनक पूछेगा कि कौन है, तो आपको बताना है मैथिली ठाकुर। कौन है, मैथिली ठाकुर। अच्छा, इसको हम लोग भारत का शेक्सपियर के नाम से जानते हैं, तो आप ये बात याद रखिएगा। तो बिहार का पूछ रहा क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है। इस सब तो बिहारी का है, विदेशिया भी बिहारी का है, तो गुजरात का लेकिन गरबा कहना चाहिए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। जाट जाटिन, बिहार के जाट जाटिन ग्रुप को गुजरात का गरबा कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, गुजरात का नृत्य का नाम क्या है, गरबा। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 7वां नंबर का, वर्ष 2015 से 16 में भारत में चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था। 2015 से 16 में भारत में चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था दोस्तों मध्य प्रदेश। कौन सा था, मध्य प्रदेश था। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए मैं मध्य प्रदेश से और भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश को हम लोग कहते हैं नदियों का मायका। क्वेश्चन पूछेगा कि नदियों का मायका किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश को। अच्छा, मध्य प्रदेश को और किस नाम से जानते हैं, तो हृदय प्रदेश के भी नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश को और किस नाम से जानते हैं, हृदय प्रदेश के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन फिर पूछेगा कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश किसने कहा था, तो आप बताइए JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो इतना जानकारी आपको मिलता है मध्य प्रदेश से। और भी कह सकते हैं, मध्य प्रदेश को हम लोग सोया प्रदेश के नाम से हम लोग जानते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, नहीं सॉरी, चलिए मध्य प्रदेश के बारे में आप इतना ही याद रखिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 8वां नंबर का है आपके सामने, स्थानीय पवन बुरान बहती है। स्थानीय जो पवन है बुरान, ये कहता कहाँ बहता है, फ्रांस में, ऑप्शन बी ईरान में, ऑप्शन डी स्पेन में, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड में। तो स्थानीय पवन जो बुरान है वो कहाँ बहता है, ईरान में बहता है। कहाँ बहता है, ईरान में। अच्छा, ईरान का राजधानी अगर पूछे कहाँ है, तो आपको बताना तेहरान। ईरान का राजधानी कहाँ है, तेहरान। आप ये बता दीजिए। अच्छा, ईरान को ओमान से अलग पूछेगा कि कौन सा जल संधि करता है, तो आपको बताना है हारमूज का जल संधि। कौन सा, ईरान को ओमान से अलग क्या कर रहा है, हारमूज का जल संधि। आप ये भी बात याद रखिए। अच्छा, ईरान का सांसद का नाम पूछे क्या है, तो आपको बताना है मजलिस। क्या है, मजलिस। अच्छा, और भी कुछ देश का सांसद का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ साथ आपका जो है स्टेटिक्स जीके भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। काफ़ी मेहनत से आपके लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो हम बता रहे थे ईरान का संसद का नाम क्या था, मजलिस। अच्छा, जापान का पूछे तो आपको बताना है डायट। क्या बताना है, डायट। जापान का सांसद का नाम क्या है, डायट। और रूस का सांसद का नाम पूछे क्या है, तो ड्यूमा। क्या याद रखना है, ड्यूमा। और रसिया का सांसद का नाम पूछे क्या है, तो रसिया का सांसद का नाम क्या है, रसिया का है रसिया का है डायट, नहीं नहीं, जापान का है डायट, ड्यूमा। रसिया क्या है, ड्यूमा है। और भी है। चलिए मैं इजराइल का सांसद का नाम पूछे क्या है, तो नेसेट। तो आप इतना याद रखिएगा। फिलहाल यहाँ पर क्या कहता है, स्थानीय पवन बुरान कहाँ बहती है, ईरान में बहती है। इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट था और मैंने इसका क्वेश्चन आपको बताया। चलिए 9वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हैराट डोमर मॉडल पर आधारित थी। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना पूछ रहा है कि हैराट डोमर मॉडल पर आधारित था। तो पहला पंचवर्षीय योजना जो था, पहला पंचवर्षीय योजना को हम लोग कहते थे हैराट डोमर मॉडल। दूसरा पंचवर्षीय योजना को हम लोग क्या कहते थे, PC महालनोबिस मॉडल। तीसरा को हम लोग क्या कहते थे, सुखमय मॉडल के नाम से हम लोग जानते थे। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना हैराट डोमर मॉडल के नाम पर था, तो आपको यह बताना है ये कौन था, प्रथम, पहली पंचवर्षीय योजना। अच्छा, पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ, 15 मार्च 1950 ईस्वी में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। किसका किया गया, योजना आयोग का गठन किया गया। इसी योजना आयोग का नाम बदलकर 2014 में क्या किया, 2014 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए और बोले भाई बहनों, योजना आयोग एक पुरानी परंपरा है,
और हम लोग इसके जगह 2015 में क्या किया था, नीति आयोग का स्थापना किया था। आप ये बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 10वां नंबर का, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किताब किसके द्वारा लिखा गया है। इंडिया ऑफ ड्रीम्स नामक किताब पूछ रहा है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा। अब जब भी होता है महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी का एक तो किताब तो ये है, और आप दो किताब और याद रखिए। कौन कौन, तो आपको बताना है पहला हिंद स्वराज। क्या बताना है, हिंद स्वराज पूछेगा। हिंद स्वराज किसका पुस्तक है, तो आपको बताना है महात्मा गांधी का है। और क्या बताना है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरे, इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं मेरे सत्य के साथ प्रयोग। आप दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखिए। कभी कभी क्या कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहता है और हिंदी में भी रहता है, इसलिए आप जैसे मैं याद रखता हूँ वैसे आप भी याद रखिए। अच्छा, ये किताब किसका था, ये था महात्मा गांधी का। अच्छा, महात्मा गांधी का कुछ पत्रिका है, आप वो भी लिख लीजिए। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए, मैं जितना भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोलता हूँ आप लोग लिखते जाइए। महात्मा गांधी का जो पत्रिका था, पहला था यंग इंडिया। क्या था, यंग इंडिया। दूसरा था नवजीवन, हरिजन। चौथा था इंडियन ओपिनियन। चारों पत्रिका महात्मा गांधी का था। आप लोग ये सब याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मान बुकर पुरस्कार 2017 किसने जीता था। तो मान बुकर पुरस्कार कह रहा है कि 2017 किसने जीता था, तो 2017 में जीता था जॉर्ज सैंडर। कौन जीता था, जॉर्ज सैंडर्स। अच्छा, ये तो 2017 में जीता था, लेकिन अब क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा कि 2023 में किसने जीता है। तो वो तो पहले 2018 में ये पेपर हुआ था, पिछला प्रीवियस ईयर का। तो अब 2023 में पूछेगा, तो आपको बताना है किसने जीता है, लिंच ने। किसने जीता है, लिंच ने। हाँ, पॉल लिंच ने। किसने जीता है, पॉल लिंच ने जीता है। आप ये बात याद रखिएगा। अच्छा, ये पॉल लिंच कहाँ का है, तो ये पॉल लिंच जो है भैया, ये कहाँ का है, ये है कहाँ का है, आयरलैंड का है। कहाँ का है, आयरलैंड का है। आप ये बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 12 नंबर का है कि व्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया था। तो व्यास सम्मान 2017 में पूछ रहा है कि किसको दिया गया था। तो 2017 में जो दिया गया था वो किसको दिया गया था, सुनीता जैन को दिया गया था। किसको दिया गया था, ये तो 2017 में दिया गया था। अब पूछेगा कि 2023 में किसको दिया जाएगा। तो व्यास सम्मान 2023 में पूछेगा कि किसको मिला है। अब क्वेश्चन देखिए, ये 2017 में पूछा था, अब आपसे नया पूछेगा कि 2023 में आप पूछेगा किसको मिलेगा। तो 2023 में आप याद रख लीजिए कि 2023 में जो मिला था, किसको मिला था, पुष्पा भारती को। किसको मिला है, उसका उपन्यास पुष्पा भारती को किसको मिला है, पुष्पा भारती का उपन्यास जो है, किताब है, और उस पर मिला था इसको कौन सा पुरस्कार, व्यास सम्मान मिला था पुष्पा भारती का। अच्छा, पूछेगा किस उपन्यास था वो, तो आपको याद है, यादे 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 नामक उपन्यास लिखा था पुष्पा भारती 2014 में, जिसके लिए उसको व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया था। ये इतना जानकारी मिलता था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ग्रेट बेयर लेक कहाँ स्थित है। ग्रेट बेयर लेक पूछ रहा है कि कहाँ स्थित है। तो ग्रेट बेयर लेक भैया कहाँ स्थित है, ये कनाडा में स्थित है। कहाँ स्थित है, कनाडा में स्थित है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है। तो अंडर 17 फीफा विश्व कप किसने जीता है, इंग्लैंड ने जीता है। किसने जीता है, इंग्लैंड ने जीता है। आप ये बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 15 नंबर का, हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था। आप लोग याद कीजिए कि हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कहा था कि मैं हर घर गांव गांव तक हम लोग 24 घंटा हम लोग बिजली को पहुंचाएंगे। पूछ रहा है कि यह योजना का शुरुआत कब किया था। तो इस योजना का शुरुआत दोस्तों किया था नवंबर 2016 में। कब किया था, नवंबर 2016 में। अच्छा, 2023 में इसके जैसा ही घर घर जल नल योजना 2023 में क्या भारत सरकार ने क्या लॉन्च किया, घर घर जल नल योजना। तो आप याद रखिएगा, घर घर जल नल योजना कब हुआ था, 2023 में। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, इन हेरिटेंस ऑफ लॉस शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। इन हेरिटेंस ऑफ लॉस शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं, कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किरण देसाई। कौन है, किरण देसाई है। अच्छा, और इसमें ऑप्शन में क्या दिख रहा है, अरुंधति राय। इसका किताब का नाम आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अरुंधति राय का बुक का नाम क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग।
द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग नामक पुस्तक पूछेगा, किसका है? तो अरुंधति राय। आप ये भी प्रश्न याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 17 नंबर का। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों के प्रबंधनों से संबंधित है? तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन से कौन सा पूछ रहा है कि आर्टिकल संबंधित है? तो धार्मिक मामलों का जो संबंध है कौन सा आर्टिकल से है? तो आर्टिकल 26 का है। कितना है? आर्टिकल 26 है। चलिए, आर्टिकल 25 से 28 जो है जनरली किसका है? वो धार्मिक मामले से है। अच्छा, 14 से 18 क्या है? ये विधि के समक्ष समता का अधिकार है। आप ये भी बात याद रखिएगा। अच्छा, आर्टिकल जो 26 है हमको ये अधिकार देता है कि हम अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं और किसी भी धर्म पर हम विश्वास रख सकते हैं। ये हमारी आज़ादी है, इससे हमको कोई नहीं छीना जा सकता है। ये हमारा क्या है? मूल अधिकार है। अगर अच्छा पूछेगा कि भारत में मूल अधिकार कितना है, तो कितना मूल अधिकार है जो व्यक्ति को मिला है? तो मूल अधिकार जो है पहले था 7। कितना था? 7। लेकिन अब जो है एगो हटा दिया गया है। एगो हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार को हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है और इसको हटा करके इसको बना दिया है विधि का अधिकार। क्या बना दिया गया? विधि का अधिकार। तो अब जो पूछेगा कि मूल अधिकार कितना है, तो 6 गो है। आप ये भी बात याद रखिएगा। मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट पूछेगा भारत कहाँ से लिया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया है। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य विषय क्या था? एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य विषय क्या था? इसका जो मुख्य विषय था क्या था कि हम लोग प्रत्येक गांव में भारत सरकार ने एक योजना चलाया था, एकीकृत ऊर्जा विकास योजना। इसका लक्ष्य था कि भारत के सभी गांव में 24 घंटे 24 घंटे सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे बिजली पहुंचाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन खोजिए, आपको कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन 1 में सभी के लिए 24/7 पावर निश्चित। हाँ, ऑप्शन बी है बिजली की खपत को कम करने के लिए। ये तो गलत है। सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बिजली को सुनिश्चित करना, ये भी बात था, लेकिन इससे अच्छा ऑप्शन ए दिख रहा है। रूरल क्षेत्रों में नहीं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या? अभी मैंने आपको बताया कि 24 घंटा सप्ताह में 7 दिन भारत के प्रत्येक गांव में बिजली प्रोवाइड किया जाएगा सरकार के द्वारा। चलिए, वही योजना कौन सा था? एकीकृत ऊर्जा विकास योजना था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बिहार में मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? बिहार में मुखिया अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? मुखिया को का कार्यकाल जानिए कितना वर्ष का होता है? ये 5 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अच्छा, मुखिया का जो शासन होता है वो होता है पंचायती राज व्यवस्था में, यानी ग्रामीण स्तर पर जो शासन होता है उसको हम लोग कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था। अच्छा, अगर कोई मुखिया चाहे कि अब हमको पद पर नहीं रहना है, तो वो अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो वो देगा जिला पंचायत राज अधिकारी को। किसको देगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वर्ष 2017 से 18 में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो पहले से 3 स्थान से हम लोगों को फायदा हुआ है। कितना है अभी फिलहाल? कितना है? तो 40वां पे हम लोग आ चुके हैं, इसलिए इसका ऑप्शन भी कितना हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, 40वां स्थान। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक हैं। इस पुस्तक का लेखक पूछ रहा है कि कौन है? तो इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी अरविंद अडिगा जी है। कौन है? अरविंद अडिगा जी, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, चेतन भगत का एक पुस्तक है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, हाफ गर्लफ्रेंड। क्या है? हाफ गर्लफ्रेंड पूछेगा। ये पुस्तक किसका है? तो चेतन भगत का है। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? हम सब जानते हैं कि बिहार में जो जल मंदिर है वो है जैन धर्म के लिए। कौन से धर्म के लिए है? ये जैन धर्म के लिए। अच्छा, जैन धर्म में एक जगह है पावापुरी। पावापुरी में क्या हुआ था? जैन धर्म के 23वें तीर्थकार महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु हुआ था। कहाँ हुआ था? पावापुरी में मलराज सस्तीपाल के महल में। तो यहाँ पूछ रहा है कि बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको क्या बताना है कि पावापुरी। कहाँ है? पावापुरी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय वन्य जीव स्थान स्थित है। भारतीय वन्य जीव स्थान पूछ रहा है कि ये कहाँ स्थित है? जयपुर, देहरादून, भोपाल, नई दिल्ली। भारतीय वन्य जीव स्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में है। देहरादून किसका राजधानी है? उत्तराखंड का। किसका राजधानी है? उत्तराखंड का राजधानी है। जब भी बात उत्तराखंड का होता है तो आप उत्तराखंड का कुछ झील है, जैसे बोले राकस ताल। कौन सा? राकस ताल, मानस ताल, देव ताल, सात ताल, नौपुछिया ताल, जितना भी ताल है सब ताल का संबंध कहाँ से है?
तो आपको क्या बताना है, सबका संबंध है उत्तराखंड से, ये सब उत्तराखंड का झील है। तो जब भी उत्तराखंड का झील आपको दिखेगा तो उसमें ताल लगा रहेगा, आप ये भी बात याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और उत्तराखंड में कौन कौन सा पार्क है, गोविंद नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, आप ये सब भी याद रखिएगा, ये सब भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 24वें नंबर की प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से कौन सी भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। भारत में कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कहता है कौन मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। चलिए हम लोग ऑप्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऑप्शन है समाजवादी पार्टी, हाँ ये तो राष्ट्रीय पार्टी है, ये भी राष्ट्रीय पार्टी है, ये है बहुजन समाज पार्टी, ये है तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हाँ ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। अच्छा, सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ये जो पार्टी है ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये राष्ट्रीय पार्टी कौन नहीं है, सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस। अच्छा, जब भी बात कांग्रेस का होता है, आप याद रखिएगा कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। कब हुआ था, 1885 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, कांग्रेस का स्थापना पूछेगा किसने किया था, तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। किसने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ए.ओ. ह्यूम को हम लोग कहते हैं शिमला का संत, यानी हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जानते हैं। अच्छा, कांग्रेस का अगर पूछे कि प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे कौन थी, तो आपको बताना है एनी बेसेंट। क्या बताना है, एनी बेसेंट। वही पूछे कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब आपको बताना है सरोजिनी नायडू। क्या बताना है, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कौन है, सरोजिनी नायडू वही है जो भारत का सर्वप्रथम महिला राज्यपाल है, भारत का सर्वप्रथम महिला राज्यपाल है, या यूपी का, भारत का बोलिए, या यूपी का प्रथम महिला राज्यपाल है। आप दोनों बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 25 नंबर का, पुस्तक आईना ए सिकंदरी के लेखक है। पुस्तक आईना ए सिकंदरी के लेखक पूछ रहा है कौन है, फिरदौसी। फिरदौसी का किताब का नाम आप याद रखिएगा, रजनामा। क्या है, रजनामा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, पूछेगा रजनामा का रचना किसने किया है, तो फिरदौसी ने। और पुस्तक आईना ए सिकंदरी पूछ रहा है, तो ये किसका है, तो ये है आमिर खुसरो का। किसका है, आमिर खुसरो का। जब भी बात आमिर खुसरो का आता है, इसको हम लोग कहते हैं भारत का तोता। क्या कहते हैं, हिंदुस्तान का तोता कहते हैं। क्या कहते हैं, तूतिए ए हिंद, यानी हिंदुस्तान का तोता कहते हैं। और खड़ी बोली का जनक कहते हैं। और क्या कहते हैं, खड़ी बोली का जनक कहते हैं। अच्छा, ये जो आप कव्वाली देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कव्वाली देख रहे हैं, तबला देख रहे हैं, इन सब का आविष्कार का श्रेय किसको जाता है, आमिर खुसरो को ही जाता है। आमिर खुसरो का अगर बचपन का नाम पूछे तो आपको बताना है यामिल मुअद्दिन खुसरो। आप ये बात याद रखिएगा। अच्छा, आमिर खुसरो से और क्या याद रखिएगा, इनका किताब का नाम याद रखिएगा, मियाँ की राग। क्या याद रखिएगा, मियाँ की राग, मियाँ की मल्हार। ये सब पुस्तक किसका है, तो आमिर खुसरो का है। आमिर खुसरो ने भारत का काफ़ी ज़्यादा तारीफ किया है। ये इन्होंने भारत के बारे में बोला है कि हमारा देश वैसा देश है जहाँ का तोता मैना भी इंसान की भाषा बोलता है। सोचिए कितना बड़ा ये देशभक्त था आमिर खुसरो। और इसका कई सारा है, वो आपको बाद में बताया जाएगा। फिलहाल 26 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, जिस प्रकार अरावली अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है, उसी प्रकार शिवलिक संबंधित है। अरावली जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार पूछ रहा है कि शिवलिक क्या है, एक पहाड़ी है, ये एक वलित पर्वत है। पर्वत तो ही है, कैसा है, ये वलित पर्वत है, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वर्ष 2017 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था। तो 2017 में जो मिला था, रनर वाइस बेरी बेरिस तथा क्लिप्स थॉर्न को मिला था। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो इस बार भी लगता है कि पूछा जा सकता है, कोनो ठीक नहीं है, ये सब क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था। शिक्षा का, इसको हम लोग कहते हैं राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन का अधिकार। ये कब लागू हुआ था, 2009 में ये नियम आया था, लेकिन लागू कब हुआ था, अप्रैल 2010 में। कब लागू हुआ था, अप्रैल 2010 में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, इस अधिनियम में बताया गया था कि भारत का 5 से 14 वर्ष का बच्चा को क्या है, शिक्षा प्राप्त करने, फ्री शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गंभीरा नृत्य संबंधित है। तो गंभीरा नृत्य पूछ रहा है, इसका संबंध पूछ रहा है, ये कहाँ से है। तो गंभीरा नृत्य का संबंध कहाँ से है, तो गंभीरा नृत्य का संबंध है पश्चिम बंगाल से। कहाँ से है, पश्चिम बंगाल से, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, केरल का नृत्य का नाम पूछे तो आपको बताना है कथकली। क्या बताना है, कथकली बताना है। अच्छा, कथकली क्या है, एक शास्त्रीय नृत्य है।
चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है? जेमू ग्लेशियर पूछ रहा है कि ये किस राज्य में है। तो जेमू ग्लेशियर जो है वो सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। जब भी बात सिक्किम का आता है तो आप याद रखिएगा सिक्किम में है, सिक्किम में दर्रा है एगो, उसका क्या नाम है? तो सिक्किम में नाथुला दर्रा, क्या ना, कौन दर्रा है? नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा, ये सब दर्रा पूछेगा कहाँ है, तो ये सब दर्रा है सिक्किम में है। आप ये भी बात याद रखिएगा। उत्तराखंड में उत्तराखंड में बतेबे किए थे झील सब का नाम जिसमें ताल लगा होगा, आप लोग पहले बता चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने 31 नंबर का है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण पूछ रहा है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्लैक फॉरेस्ट। क्या होगा? ब्लैक फॉरेस्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए 32 नंबर का क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित किया गया था। काफ़ी अच्छा शानदार क्वेश्चन है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित किया गया था, इसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय नेशनल ग्रीन अधिकरण का इंग्लिश हमको ख्याल नहीं आ रहा है। तो चलिए ये पूछा कब स्थापित किया गया था, तो यह स्थापित किया गया था 2009 में। कब स्थापित किया गया था? 2009 में। इसमें बताया गया था कि हम लोग जो है वन एवं प्राकृतिक संप्रदायों का हम लोग क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। तो इसका संबंध इसी से था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2009 में। हमको लग रहा है कि 2009 या 2010 में होगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल लेकिन हमको लग रहा है कि ऑप्शन डी ही सही होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 33 नंबर का प्रश्न में, महिला एकल, इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा और आंसर शीट भी मैं दे दूंगा, इतिहास की दुनिया 99, आप जाइए टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप सर्च करके ले सकते हैं। चलिए 33 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, महिला एकल विम्बलडन चैंपियनशिप 2017 किसने जीता? महिला एकल विम्बलडन चैंपियनशिप 2017 पूछ रहा है कि इसको किसने जीता था? तो इसको जीता था गार्बिन मुगुरुजा ने। किसने जीता था? गार्बिन मुगुरुजा ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 34 नंबर का 34 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? यहाँ पे गठन पूछ रहा है कि कब हुआ था। तो गठन इसका हुआ था 1957 ईस्वी में। कब हुआ था? 1957 ईस्वी में। लेकिन ये काम करना कब स्टार्ट कर दिया था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था के तहत भारत के राजस्थान राज्य ऐसा था जिसमें पहला पंचायती राज को अपनाया। राजस्थान में पूछेगा कौन सा जगह? नागौर जिला, राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। पूछेगा कि इसको पंचायती राज व्यवस्था का जो है मॉडल किसने दिया था? तो आपको बताना है बलवंत राय मेहता। किसने दिया था? बलवंत राय मेहता के कहने पर लागू किया गया था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो फिलहाल इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 35 नंबर का प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कोयला का पूछ रहा है कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। बच्चा वाला प्रश्न आ गया, बच्चा जानता है। कोयला का सबसे उत्पादक कौन करता है? हमारा पड़ोसी झारखंड करता है। कौन करता है? झारखंड करता है। अच्छा, झारखंड में बाबा बुदन का पहाड़ी और धनबाद, ये सब जो है ये लो इस्पात कारखाना है यहाँ पर, आप ये भी बात याद रखिएगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ में क्या है? छत्तीसगढ़ में दुर्ग और बस्तर नाम है, लोह इस्पात के लिए फेमस है, आप ये भी बात याद रखिएगा। उड़ीसा में कौन सा है? उड़ीसा में है महानदी। क्या है? उड़ीसा में है महानदी। और यहाँ पर कौन सा बांध है? तो यहाँ पर बांध है, हीराकुंड बांध है। तो आप ये बात याद रखिएगा। हीराकुंड बांध पूछे कहाँ है? तो उड़ीसा में है। किस नदी पर है? तो ये महानदी पे है, आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, काफी शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप मूल रूप से परवाल द्वीप है? कौन सा द्वीप मूल रूप से परवाल द्वीप है? तो परवाल द्वीप पूछ रहा है कि कौन सा द्वीप है। तो सेंट हेलेना द्वीप नहीं, सेंट हेलेना द्वीप पर क्या हुआ था? 1921 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट का मृत्यु हुआ था इसी द्वीप पर। अच्छा, गप द्वीप नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बोरा बोरा द्वीप। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, फिर क्वेश्चन पूछेगा, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा मैं और डिस्कस करूँ इसके बारे में, तो बोरा बोरा द्वीप पूछेगा कहाँ है, आपको बताना है फ्रांस में है। कहाँ है? ये फ्रांस में है। अच्छा, बोरा बोरा द्वीप को हम लोग कहते हैं धरती का स्वर्ग, धरती का स्वर्ग कहते हैं। चलिए ये था बेसिक जानकारी। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को हम बताते हैं 37 नंबर का, मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया था?
मिजोरम पूछ रहा है कि एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया था। तो मिजोरम का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। मिजोरम जो था दोस्तों भारत का ये 23वां राज्य था। कितना राज्य था? 23वां राज्य था। आप ये भी बात याद रखिएगा। अच्छा, और 24वां राज्य जो था 24वां राज्य जो था वो था गोवा। भारत का 24वां राज्य कौन था? गोवा था। और इसका स्थापना पूछेगा कब हुआ था? ये हुआ था 1987 में। गोवा का स्थापना हुआ था 1987 में, बात याद रखिएगा। फिलहाल मिजोरम पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, 1972 ईस्वी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो महलों का शहर पूछ रहा है कि किस शहर को कहा जाता है। तो हम लोग महलों का शहर कहते हैं कलकत्ता को। किसको कहते हैं? कलकत्ता को कहते हैं। जबकि नवाबों का शहर पूछे किसको कहते हैं? तो लखनऊ को कहते हैं। अच्छा, दिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? रेलियों की नगरी। क्या कहते हैं? रेलियों का शहर बोले या रेलियों की नगरी बोले, किसको कहा जाता है? दिल्ली को कहा जाता है। मुंबई को हम लोग क्या कहते हैं? सपनों का शहर। क्वेश्चन पूछेगा सपनों का शहर किसे कहा जाता है? तो मुंबई सपनों का शहर बोले, या सूती वस्त्रों का राजधानी बोले, या बॉलीवुड का शहर बोले, ये सब नाम किसका है? मुंबई का है। ये सब किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। 39 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत किस राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत किस स्थान से किया गया था? राष्ट्रीय आजीविका मिशन का शुरुआत पूछ रहा है कि किस स्थान से किया गया था? बांसवाड़ा राजस्थान। अच्छा, बांसवाड़ा राजस्थान जब भी आप कभी सुनिएगा आप याद रखिएगा कि बांसवाड़ा राजस्थान एक ऐसा जगह था, राजस्थान का बांसवाड़ा, जिसको मुगल कभी गुलाम नहीं बना पाया था, कभी नहीं जीत पाया था। तो आप ये बात याद रखिएगा। अच्छा, कालाहारी उड़ीसा से, उड़ीसा में पूछेगा कौन सा बांध है? तो उड़ीसा में है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। पूछेगा कि ये किस नदी पर है? तो आपको बताना है महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पे है। फिलहाल इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। थोड़ा सा और देखते हैं, तो बस्तर और छत्तीसगढ़। अच्छा, दुर्ग और बस्तर, दुर्ग और बस्तर जब भी बोले तो आपको क्या लगाना है? ये सब छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ये दोनों लो उत्पादक क्षेत्र है। दुर्ग बस्तर कहाँ है? लो उत्पादक क्षेत्र। अच्छा, बैलाडीला, बैलाडीला क्या है? ये भी एक लो उत्पादक क्षेत्र है। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए बढ़ते 40 नंबर का क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सरस्वती सम्मान 2016 से किसे सम्मानित किया गया था? तो सरस्वती सम्मान 2016 को पूछा है किसे सम्मानित किया गया था? इसे सम्मानित किया गया था। आप ये क्वेश्चन का जवाब कमेंट में दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका जवाब दीजिए। कल दोस्तों मैं फिर इससे आगे आपको पार्ट 2 में वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि इसका पार्ट 2 आपको चाहिए। मैं पूरा डिटेल के साथ मैं कराऊंगा। अगर आपको दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आप सर्च कीजिए ITIHASKIDUNIYA इतिहास की दुनिया 99। वहाँ से आप जाकर के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी सारा पीडीएफ पहले से पड़ा हुआ है। तो आप आइए वहाँ पर, आपको काफ़ी ज़्यादा आपको तैयारी करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। वो सब पीडीएफ भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी का चीज़ रहता है। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा, जाते जाते एक सवाल था आपको दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, इसलिए जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों में भेजिए। वीडियो अच्छा लगता है तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसको आप अपना ही चैनल समझिए, क्योंकि हमको पता है कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप ये चैनल जो है ये आपका ही तो चैनल है। ये सोचिए कि आपका परिवार का चैनल है। काफ़ी मेहनत करते हैं दोस्तों, एक वीडियो बनाने में लगता है, लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं, बड़ा दुख होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।